हेलो एवरीवन। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट जो आपको मैं टेस्ट करा रहा हूँ। प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4 का आंसर हम लोग देखेंगे। 3 का और 2 का 1 का, इन तीनों में 30 प्रश्न कराए गए थे। तो इसका हम लोग दूसरे दिन जो है पूरा वीडियो 30 प्रश्नों का हम आपको देंगे। आज ये 10 प्रश्न जो चौथे टेस्ट का पेपर है, इसका सॉल्व आप लोग देख लीजिए। और ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड में दिया गया, इसलिए आपको यहाँ पे टाइम को बढ़ा दिया गया, 15 मिनट दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि नीचे विभिन्न शिक्षण अधिगम संदर्भों में प्रयुक्त निर्माणात्मक और संकलनात्मक दोनों मूल्यांकन के प्रकार में हमने देखा था इसको, यानी कि आपका फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट को दोनों को देखना है। कौन सा इसमें उसकी विशेषताएं बताता है। इसका उपयोग अधिगम मानकों के निर्धारण में किया जाता है। तो जो आपका निर्माणात्मक या संकलनात्मक मूल्यांकन होता है, इसमें जो शिक्षण युक्तियाँ होती हैं उसमें क्या होता है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन की तकनीक का समावेश नहीं करेंगे तब तक जब तक कि आप प्रत्येक बालक की प्रगति के बारे में पता न लगा सकें। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण और मूल्यांकन दोनों एक ही शिक्षा के पहलू होते हैं। और इसमें यदि विशेषताओं की बात करें तो ये आपका दोनों की विशेषता के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला, इसका उपयोग क्षमता गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जाता है। तो जो आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन बात से ही स्पष्ट है, इसका उपयोग किया जाता है क्षमता और गुणवत्ता में सुधार के लिए। अगला है कि इसका उपयोग शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा संस्थाओं के निष्पादन मूल्यांकन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ये नहीं है, सी भी नहीं होगा, क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी संस्थाओं के निष्पादन मूल्यांकन के लिए नहीं किया जाता इसका उपयोग, बल्कि इसका उपयोग जो अनुदेशन की अवधि के दौरान किया जाता है, यानी डी वाला भी राइट है। और अगला है कि मूल्यांकन अपनी प्रकृति में औपचारिक और अनुदेशोपरांत घटित होता है। तो केवल अनुदेशन की बात की गई है, औपचारिकता और अनुदेशन के परांत यहाँ पे बात नहीं किया गया। अगला है कि यह शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की सहभागिता पर आधारित होता है। जो निर्माणात्मक या संकलनात्मक मूल्यांकन ये दोनों हैं, ये दोनों की सहभागिता के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी आपके पास जो सही उत्तर क्या क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका बी वाला राइट है, डी वाला है और एफ वाला। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो है 4th। ठीक, तो यहाँ पे यही हमने आपसे बोला था कि मूल्यांकन में जो आपका निर्माणात्मक या संकलनात्मक मूल्यांकन है, बहुत विस्तृत तरीके से थोड़ा सा डीप जाके उसमें देखना पड़ेगा। हालांकि हमने कराया था, लेकिन आपके पास जो किताबें वगैरह हों, जो भी चीज़ें हों, आप उसके साथ उसको भी पढ़ते रहा करिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे भी आपको किसी अन्य बुक से मिल जाएं जो इसमें कराया नहीं गया। क्योंकि जो प्रश्न बनाया है, प्रश्न का स्तर आप देख सकते हैं, लगभग इन्होंने 6 तो इसके स्टेटमेंट दे दिए। 6 स्टेटमेंट में भी आपको ये देखना है। इतना ज़्यादा डिटेल जो है आपको किसी बुक में टाइप टू टाइप नहीं मिलेगा, टॉपिक टू टॉपिक, लेकिन जब आप उन चीज़ों को समझ जाएंगे, उसके बारे में आपको एक समझ हो जाएगी, तो आप जो भी यहाँ पे दिया जाएगा आसानी से कर जाएंगे। अगला दिया कि शिक्षण सामर्थ्य दिए गए हैं। समुच्चय 2 में वे विशिष्ट सामर्थ्य दिए गए हैं जो शिक्षक को प्रभावी बनाते हैं। दोनों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए। सेट 1 और सेट 2 में एक तरफ शिक्षण सामर्थ्य का क्षेत्र दिया है, उससे संबंधित जो उसका स्पेसिफिक एरिया है उसको भी दे रखा है। ठीक, व्यक्तित्व व अभिवृत्ति संबंधी जो सामर्थ्य है, पर्सनालिटी और एटीट्यूड रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज, तो इसमें क्या होगा, तो ये जो आपका संबंधित होता है, यह आपका व्यक्तित्व और अभिवृत्ति का जो सामर्थ्य है, ये आपका संबंधित होगा आत्म सामर्थ्य और नियंत्रण की स्थिति को, नहीं सेल्फ एफिशिएंसी को प्रदर्शित करता है आपका जो एटीट्यूड है। व्यवहार परक सामर्थ्य यानी बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज का ये संबंध है, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपका गतिक और नम्यता से तो होगा नहीं, गतिक और नम्यता का जो संबंध है ये आपका शैली संबंधी यानी स्टाइल रिलेटेड जो आपका हो जाएगा, यानी डी का 1 से हो जाएगा। और अगला देखिए जो विषय और सामान्य ज्ञान, विषय और सामान्य ज्ञान ये आपका विषय परक सामर्थ्य हो गया, क्योंकि विषय से संबंधित है। सुधार काया और आकृति, इसमें देखिए
3 हमने कर लिया, एक बचा बी वाला। यहाँ पे 5 दिया है तो यहाँ पे 4 ही दिया था, यानी एक इसमें से नहीं होगा। तो जो व्यवहार परक सामर्थ्य बिहेवियरल ये आपका टीचिंग और मैनेजिंग से संबंधित है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या है, तो आपने देखा कि पहले का तीसरा था, तो यहाँ पे देखिए एक भी आप सही कर ले जाएंगे तो एक सही, पहले का तीसरा, तो यही डायरेक्ट सही हो गया। यानी आपका यदि एक भी मिल गया तो आप कर जाएंगे। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम व्यवस्था की किस प्रकारता में समीक्षात्मक और सृजनात्मक आदान प्रदान की अधिक गुंजाइश रहती है? ट्रेनिंग सेशन में, या सूक्ष्मग्राहिता प्रोत्साहन के हेतु अनुबंधन में, या सूचना प्रक्रमण की गुंजाइश रखने वाली अनुदेशात्मक प्रस्तुतियों में, या आपका शिक्षक विद्यार्थी विषय वस्तु तीनों को समाहित करने में। तो जो आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि किस प्रकार में समीक्षात्मक और सृजनात्मकता की अधिक गुंजाइश रहती है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही जो होगा तीसरे का डी, शिक्षक विद्यार्थी और विषय वस्तु तीनों को समाहित करने वाली। अगला है कि सूची, नीचे दी गई सूची से शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। शिक्षण सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक साधनों की उपलब्धता तथा उनका उपयोग। ये शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करनी है कि कौन कौन से कारक शिक्षण को प्रभावित करते हैं। पहला है कि शिक्षण सहायक की उपलब्धता तथा शिक्षण साधनों की उपलब्धता और उनका उपयोग। क्या ये शिक्षण को प्रभावित करता है? तो जी हाँ, ये प्रभावित करता है। विद्यालय समुदाय संपर्क, क्या स्कूल कम्युनिटी की जो लिंकेज होती है वो शिक्षण सहायक साधनों की यहाँ पे देखिए शिक्षण को प्रभावित करती है। तो जो विद्यालय समुदाय संपर्क है, ये जो शिक्षक है उससे इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि विद्यालय का जो समुदाय कम्युनिटी, जो विद्यालय का कम्युनिटी लिंकेज है उससे उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कक्षा जो भी यहाँ पे शिक्षण की जाती है, शिक्षा या अधिगम किया जाता है, लर्निंग होती है जो वो आपका कक्षा में होती है विद्यालयों में। विद्यालय के कार्यक्रम में विद्यार्थियों के माता पिता की रुचि, यानी विद्यालय के जो भी प्रोग्राम है उसमें विद्यार्थियों के माता पिता की जो रुचि है अधिक है या कम है, क्या उससे शिक्षक या शिक्षण की प्रभाविता को वो प्रभावित करेंगे, क्या शिक्षण को प्रभावित करेंगे, तो इससे इनका कोई मतलब नहीं होगा। अगला है कि शिक्षक की विषय संबंधी जानकारी, ये आपका महत्वपूर्ण हो जाता है, ये प्रभावित करेगा, क्योंकि यदि उसको विषय संबंधित गूढ़ जानकारी नहीं है, जो भी लड़का क्वेश्चन पुटअप करेगा उसके लिए वो सही उत्तर नहीं दे पा रहा है या उनको गोल गोल घुमा रहा है, तो भी इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। राइट। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों को आयोजित करने की आवृत्ति। तो जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज़, जो आपका पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी क्रियाकलाप हैं उसको आयोजित करने की आवृत्ति क्या शिक्षण को प्रभावित करेगी? जी नहीं, क्योंकि ये स्टूडेंट से रिलेटेड होता है और उसका अधिगम से रिलेटेड हो जाएगा। अगला है कि शिक्षक के वाचिक और अवाचिक संप्रेषण कौशल, यानी कि वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ स्किल्स ऑफ टीचर। देखिए जो शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये आपके शिक्षक को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वही हैं। ठीक, तो यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल ऑफ टीचर, यानी टीचर का जो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो आपका यहाँ पे उसको प्रभावित करेगा, तो ये भी आपका राइट है, यानी ए, डी और एफ यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे दूसरा आंसर सही हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन कक्षागत शिक्षण की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है? तो कक्षा में पूर्ण उपस्थिति के माध्यम से, या फिर कक्षा में अनेक सहायक शिक्षण सामग्री के माध्यम से, कक्षा में छात्रों का मौन सुनिश्चित करने के माध्यम से, या कक्षा में छात्रों द्वारा गुणवत्ता प्रश्न पूछने के माध्यम से। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कक्षागत शिक्षण की विशेषताएं कौन प्रदर्शित करता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि कक्षागत शिक्षण की विशेषताओं में कक्षा में पूर्ण उपस्थिति के माध्यम से, कक्षा में अनेक सहायक शिक्षण सामग्री के माध्यम से, कक्षा में छात्रों का मौन सुनिश्चित करने के माध्यम से, या कक्षा में छात्रों द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रश्न पूछने के माध्यम से। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका डी। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा विकल्प
विकल्प आधारित क्रेडिट पद्धति का सर्वोत्तम लाभ है, यानी कि कौन सा एडवांटेजेस है CBCS। देखिए प्रश्न आ गया ना CBCS का, हमने इसको आपको कराया भी है CBCS। ऑप्शन है आपके पास शिक्षा के फोकस का शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित हो जाना, कक्षागत उपस्थिति में सुधार, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने में शिक्षक की मदद, छात्रों में परीक्षा के तनाव को कम करना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि CBCS सिस्टम का सर्वोत्तम लाभ क्या होता है। CBCS सिस्टम का जो सबसे ज़्यादा लाभ होता है, हमने आपको बताया कि शिक्षक या शिक्षा का जो फोकस है वो शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित हो जाता है इसमें, यानी कि जो भी लड़का है वो कहीं भी पढ़ सकता है, किसी भी विषय में पढ़ सकता है जिसमें वो मन करे उसका। तो जब ज़्यादा लोग हो जाएंगे, अलग अलग स्टूडेंट होंगे, अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वहाँ पे जो शिक्षा का फोकस है वो शिक्षक पे डिपेंड ना करके शिक्षक फिर छात्र पर डिपेंडेंट हो जाएगा, उनके प्रश्नों के आधारित वो आंसर वहाँ पे देने के लिए बाध्य हो जाएगा। अगला है कौन सा एक अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है। अनुदेशात्मक यानी कि आपका इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नहीं है। ऑडियो पॉडकास्ट, प्रिंटेड स्टडी गाइड, ओवरहेड प्रोजेक्टर या यूट्यूब वीडियो। तो यहाँ पे देखिए जो सही उत्तर आपका इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो ऑडियो पॉडकास्ट है, प्रिंटेड स्टडी गाइड है, यूट्यूब भी है, लेकिन ओवरहेड जो प्रोजेक्टर है ये नहीं है, क्योंकि इसमें दिखाई जाने वाली सामग्री का प्रतिबिंब बोलने वाले के पीछे व उसके सिर के पीछे आता है। यह एक दृश्य सामग्री जरूर है, लेकिन यह अनुदेशात्मक नहीं है। समझ में आई बात। ओवरहेड प्रोजेक्टर की बात कर रहा है, ओवरहेड प्रोजेक्टर शब्द से ही स्पष्ट हो गया, राइट। जबकि ये सभी क्या हैं आपके ओवरहेड नहीं है, बल्कि ये सामने है। जैसे आप यूट्यूब के वीडियो देख रहे हैं तो ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हुआ, अनुदेशात्मक सामग्री हुआ, ठीक। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो ये आपका ये अनुदेशात्मक सामग्री नहीं होगी ओवरहेड प्रोजेक्टर। जबकि ऑडियो पॉडकास्ट, मुद्रित अध्ययन, यूट्यूब वीडियो ये सभी है। तो सही उत्तर इसमें थर्ड। प्रयोग और विश्लेषण में विद्यार्थियों की योग्यता में सुधार के लिए निम्नांकित में से कौन सा उत्तम अध्ययन क्षेत्र है। यानी कि प्रयोग और विश्लेषण में विद्यार्थियों की योग्यता में सुधार के लिए कौन सा अध्ययन क्षेत्र सबसे ज़्यादा विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र या भाषा। तो सबसे आसान सा प्रश्न है ये प्रयोग और, तो आप देख सकते हैं लैंग्वेज है, अर्थशास्त्र, इतिहास है। यहाँ पे कोई आपका एक्सपेरिमेंट तो करना नहीं है, तो एक्सपेरिमेंट ज़्यादातर आपको कहाँ करना पड़ता है, साइंस में। मान लीजिए कि एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों को या छात्रों का सार्वजनिक भाषण और वाद विवाद का प्रशिक्षण दे रहे हैं। छात्रों में निम्न में से क्या विकसित करना सबसे कठिन होगा। ये देखिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपके ऊपर डिपेंड है और आपसे पूछा गया कि आप अगर शिक्षक हैं और उनको सार्वजनिक भाषण और वाद विवाद का ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आप छात्रों में से क्या ऐसा विकसित करना सबसे ज़्यादा कठिन होगा। अवधारणा निर्माण यानी कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेशन, स्वर का उतार चढ़ाव, वॉइस मॉड्यूलेशन, यूजिंग सिलेक्शन एप्रिशिएट लैंग्वेज यानी उपयुक्त भाषा का चुनाव या भावनाओं पर नियंत्रण। तो जो आप वहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखेंगे वाद विवाद या सार्वजनिक भाषण में, तो जो उनकी भावनाओं पे नियंत्रण या कंट्रोल ओवर इमोशंस, ये आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। तो 9 का 4। ब्लूम के पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम का उच्चतम स्तर क्या है। तो ब्लूम का वर्गीकरण के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए ये वाले प्रश्न जो आए हैं ये आपके जो साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं और ये बहुत ज़्यादा डीप यहाँ पे पूछा गया है, ठीक। तो ये जो प्रश्न है इसको पढ़ने के लिए कम से कम आपको एक किताब पूरी पढ़नी पड़ जाएगी, लेकिन हम आपको ये करा देंगे। और इसके पहले हमने कई वर्गीकरण इसमें कराया है। यहाँ पे देखिए पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम का उच्चतम स्तर क्या है। एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग, मूल्यांकन, विश्लेषण, समझ। तो जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो क्या है कि ब्लूम ने पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम का जो उच्चतम स्तर बताया था उसने इवैल्यूएशन को बताया था यानी मूल्यांकन को बताया था, ठीक। तो 10 क्वेश्चन हो गया, ओके। तो इसमें आप अपना इवैल्यूएशन कर लीजिए कितने तक आप जा रहे हैं।
6 से लेके 8 तक आप जा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपका अच्छा स्कोर है, आप अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में। यदि 8 से ज़्यादा है तो आप बहुत अच्छा करेंगे, यानी आपका बहुत अच्छा स्कोर है यहाँ पे, ठीक। चूँकि यहाँ पे जो चीज़ें दी गई बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव लेवल की हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।